आईजी और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आए, जो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियन के साथ हुई, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाए, वो सुने ताकि उसके मुताबिक वो एक्शन ले सकें। हमें तो ये लगता है कि आईजी ने अपना एक वजीर आला आगे रखा हुआ है। जो मुकदमात हुए वो आइन को पामाल करने की कोशिश पर हुए। ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना आईजी आएगा, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया। अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीकाकार बनाया। ये है इनकी सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। बजट के बाद भी काफ़ी ज़्यादा आवाम के अंदर महंगाई की वजह से तशवीश पाई जाती है। ताहम हमने देखा कि KPK में भी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, सिंध में भी आज बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। ताहम पंजाब के अंदर बजट जो है वो अभी तक पेश नहीं किया जा सका। कल उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी। ताहम स्पीकर साहब का ये कहना है कि जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो आकर माजरत नहीं करेंगे, और साथ दूसरा उनका ये एक डिमांड है कि जितने भी केसेस जो हैं या मुकदमात जो हैं PTI या बाकी जो अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत में दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता तो असम्बली का इजलास जो है वो शायद मुमकिन ना हो। बिहाइंड द डोर बातचीत चल रही है, बट अभी तक जो है सूरत हाल जूं की तू है। दूसरा जो आज हमने देखा है कि वफाकी काबीना के बाद राना सनाउल्लाह साहब और उनके साथ बाकी वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें राना साहब ने यह कहा है कि तकरीबन 620 केनाल की जो ज़मीन है वो इमरान खान साहब ने एक एडजस्टमेंट जो हुई थी, ख़ासकर बैरियर टाउन का जो एक मामला था, NCA यूनाइटेड किंगडम के अंदर उन्होंने एक रकम रिकवर की थी 180 मिलियन पाउंड्स के करीब थी, जो कि 250 मिलियन डॉलर्स बनते हैं और पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 50 अरब रुपए जो है वो बनते हैं। वो एक एडजस्टमेंट जो है वो कराई गई थी, लेकिन उसकी अप्रूवल जो है वो जब कराई गई काबीना से, तो काबीना के अरकान जो थे या मेम्बरान जो थे, बाकी वज़रा को बताया नहीं गया कि वो एडजस्टमेंट है क्या। अब उसको वो जो लेटर था या वो जो भी एक दस्तावेज़ थी उसको खोला गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एक तो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या वजारत कानून जो है वही इस हवाले से किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कर सकती थी, जो कि उसके अंदर जिक्र नहीं है कि रियासत पाकिस्तान को किसने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और दूसरा ये कि जो रकम आई है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, और डायरेक्टली वो फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास चलेगी। और वो एक लाइबिलिटी एडजस्टमेंट है जो कि बैरियर टाउन ने देने थी, जो एक पहले एक डिसीजन आया था कराची की ज़मीनों के हवाले से। सो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है, और ये जो 458 कनाल ज़मीन है उसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब इमरान खान साहब के हैं, और उनकी जो एहलिया हैं फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा साहिबा के, और दूसरी जो ज़मीन है 220 कनाल उसके ऊपर फ़रा शहज़ादी साहिबा के दस्तखत हैं। सो ये ज़ाहिर है कि एक नई चीज़ जो है वो पहले भी इसके ऊपर बात होती रही है, लेकिन अब चूँकि एविडेंस के ज़रिए लेकर आई है ये गवर्नमेंट, देखना यह है कि इसमें तहकीकात के बाद क्या निकलता है। इन तमाम जो इशूज़ हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसाम खावर साहब, आप फॉर्मर एडवाइज़र थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पंजाब के और सीनियर रहनुमा हैं PTI के। बहुत शुक्रिया हसाम खावर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो पंजाब का मामला है ये कहाँ पे जाके रुकेगा, बिकॉज बजट जो है ज़ाहिर है इट हैज़ अ रिलेशन विद द पब्लिक, पंजाब की जो आवाम है उसके साथ उसका ताल्लुक है, तो उसको ब्लॉक करना, रोकना, डू यू थिंक दैट इज़ इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब? अच्छा वहीद साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं आपको पहले बताऊं कि ये जो बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज का आवाम से ताल्लुक तब होता है जब आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो बजट बनाए। आपको पता है पंजाब में तो कोई वज़ीर ख़जाना ही नहीं है, तो पंजाब का जो बजट है वो तो सारा ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है।
उनके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लोगों से वो इनपुट लें, लोगों की विल्स को उस पर प्रेजेंट करें, ना ही उन्होंने वोट लेने होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा पंजाब में जो बजट बना है उसका आवाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है। लेकिन चीफ मिनिस्टर की सुपरविजन में तो हुआ है ना। अब हमजा साहब जो हैं, ही इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो उनके लोग हैं, अभी जो काबीना 8-10 लोगों की उन्होंने जो बनाई हुई है, वो पब्लिक के नुमाइंदे तो हैं। नहीं, देखें, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लेकिन उनमें से किसी को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है, या कोई शख्स ऐसा है जिसने उसको क्लोज देखा है। वज़ीर आला के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो बजट मेकिंग एक्सरसाइज में जाए। ये तो काम हमेशा से वजीर खजाना का होता है। तो मैं पहले ये वजाहत कर दूं कि इस दफा जो बजट बना है ये नंबरों की हेर फेर है, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम की विल से या अवाम के मसलों से, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप एक खराबी से, एक गलत तरीके से, बैक रोड से अंदर आते हैं, तो आपको हर जगह कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि पहले उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे के ऊपर एक पूरी कंट्रोवर्सी थी। वो आइन के अंदर एक बड़ा क्लियर दर्ज है, लेकिन खैर उस पर कोर्ट का फैसला आया, उस पर हमजा साहब ने हल्फ लिया। उसके बाद जो अगला फैसला अदालत का आया वो ये था कि जो वोट थे ऑनर फ़राकीन के वो काउंट नहीं होंगे। वो भी अभी एक मसला लटक रहा है, लेकिन वो 12 लोग डी-सीट हो गए, और बावजूद इसके कि हमारी 5 रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हाथ रोक लिया और कैंडिडेट्स नॉमिनेट नहीं किए, उनके पास मतलूबा नंबर भी नहीं है। तो ये बजट अगर ना पास हो सका और ये नंबर ना पूरे कर सके तो ये गवर्नमेंट वैसे ही नहीं रहेगी। फिर ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप वज़ीर आला हों और आप रियासती मशीनरी से ईवान का तकद्दुस पामाल करें, और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप आएँ। आप मुझे बताएं, जिन लोगों पर दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए गए हैं, यास्मीन राशिद साहिबा दहशत गर्द हैं, शफकत महमूद साहब दहशत गर्द हैं, हमाद अज़द साहब दहशत गर्द हैं। ये दहशत गर्दी के कवानीन का भी मजाक है। ये उन लोगों का भी मजाक है जिन्होंने, जो हमारे शोहदा हैं, जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें दी। क्या अब हम अपनी जो गैर जमहूरी रवायात हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए दहशत गर्दी के मुकदमे यूज़ करेंगे? आप ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं हमारा जमहूरी हक है। आपको इतराज़ था, आपने जो भी पर्चे शर्चे किए, आप मुझे बताएं, ATA के पर्चे दे दिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो ये चाहते हैं कि हम आला सियासी इक़्तिदार का मुज़ाहिरा करें और हम इस गैर आइनी और ये जो ड्रैकोनियन गवर्नमेंट है इससे कहीं। तो इसका मतलब है कि आप लोग बेसिकली देखें, आपने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है। इसमें एक तो आपने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बजट तैयार कर रही है। आपको मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, ज़ाहिर है कि जो इलेक्टेड बंदा होता है, फेडरल मिनिस्टर होता है, मोस्टली आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उनमें दोनों फाइनेंस मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट इलेक्टेड पीपल एट दैट टाइम व्हेन दे वर बीइंग अपॉइंटेड एज द एडवाइजर्स। बट एनी हाउ, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसके अंदर हेल्प आउट करती है। आपने पर्चों की बात की है, तो अदालतें जो हैं, अदालतों में जाके डेफिनेटली यू विल गेट द रिलीफ। अगर उन्होंने आपके खिलाफ कोई गलत काम किया है तो किसी ना किसी इदारे पे तो आपको ट्रस्ट करना होगा ना। बिल्कुल करना होगा, अदालतों से रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल करना होगा। लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि एक तरफ आप हुकूमत इस तरह से चलाने का इंदिया दें, ये रवायात रखें, और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट करें कि हम असेंबली के अंदर आप आएंगे और हम आपके लिए रेड कार्पेट ट्रीटमेंट आपको देंगे और आपसे आप कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह। तो जाहिर है कि हम भी तो सियासी जमात है ना, हम भी सियासत कर रही हैं, तो हम क्या करें और हमारे पास क्या चारा है? क्या हम अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज कर लें? हम इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लें कि आप हमें देखिए आसाम साहब माजरत के साथ अब लगता ये है कि देखें, लगता ऐसे है कि जैसे जाहिर है कि ये मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये सारी की सारी इक़्तिदार की जंग है। बुनियादी तौर पे ये कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, सियासी जमात, उसका काम, अगर वो NGO तो नहीं होती, उसने तो जाहिर है कि अगर आपने सिर्फ वेलफेयर करना है तो आप NGO कोई बना के बैठ जाएं। पावर में आना होता है। सो दोनों जमातें जो हैं वो पावर के लिए इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। PTI भी है, दूसरी तरफ PMLN भी है। मुझे ये बताएं कि आप दोनों की, यानी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जंग के दौरान, एक कहता है जी हमारे खिलाफ गलत पर्चे हुए हैं, दूसरा कहता है जी असम्बली के ऊपर हमला हो गया है। और जब हमला हुआ था उस वक्त जो इशारे किए थे उस्मान बुज़दार साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने, वो सारी दुनिया ने देखे हैं। वो मतलब मॉरली कैसे कोई भी इसको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर सकती है। मुझे ये बताएं कि वेयर इज़ द पब्लिक इन ऑल दैट बैटल जो कि दो जमातों के दरमियान हो रही है।
अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक बात की वजाहत कर दूं कि आपने पहले बात की कि जी ये इक़्तिदार के लिए होती है। देखिए, सियासत ज़ाहिर है कि जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सियासत जो भी सियासी जमातें होंगी अल्टीमेटली वो हुकूमत में आकर अपने एजेंडा को, अपने नज़रिए को फ़रोग़ देना चाहेंगी। लेकिन सियासत और नज़रिए का ताल्लुक होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। और अगर सियासत में से आप नज़रिए को बिल्कुल निकाल देंगे तो फिर सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल एंटरप्राइज बन जाएगा, उसमें फिर और कुछ नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊं कि जब 12-13 जमातें जिन्होंने 30 साल 40 साल एक दूसरे की मुखालफत की हो, एक दूसरे के कपड़े उतारे हो, एक दूसरे को सरे बाजार ये कहा हो कि जी मैं इसको घसीटूंगा, एक दूसरे पे बातें बनाई हो, और अब वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो कम से कम एक बात वाज़ेह हो जाती है कि सियासत में से इनकी जो नज़रिया है वो निकल गया, मुकम्मल तौर पे निकल गया। क्योंकि अगर नजरिया होता तो कहीं ना कहीं तो ग्राउंड होती। आप अपने पिछले 30-40 साल का माजी साहब, फिर मैं इंटरवीन करूंगा। देखें, बिल्कुल आप, आई एग्री विद यू दैट देयर इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जिसको लेके कोई भी जमात चलती है। पीटीआई ने अपनी आइडियोलॉजी के साथ क्या किया? शेख रशीद को क्या कहते थे इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का डाकू कहते थे, मुशर्रफ साहब की काबीना के हवाले से वो क्या कहते थे। इस मुल्क की जो फाइनेंसेस है आप लोगों के मुताबिक वो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने तबाह की है। उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दोनों पीपल्स पार्टी के, उनको आप लोगों ने अपनी फाइनेंसेस उनके यानी झोली में डाल दी थी। तो वेयर इज यानी वो नजरियात की सियासत कौन सी जमात फॉलो कर रही है इस मुल्क के अंदर? नहीं साहब, ये थोड़ा सा मैं वजाहत के ऊपर इनफरादी लोगों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बजट मेकिंग या फाइनेंस जो है, आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को आउटसोर्स नहीं करते। फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास ऑप्शन लेके आता है, काबीना ने और वज़ीर आज़म का किसको बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर अकेला तो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सकता। और आपने ये कहा कि हम ये कहते हैं कि उनका कसूर है। आप देख लेना मुल्क पे हुकूमत किसकी रही है, जिसकी हुकूमत है उसी को मुल्क इल्जाम ठहराना है ना। आप पिछले 30 साल की देख लें, या तो कि पाकिस्तान जो था वो डेवलप कंट्रीज की सफ में खड़ा हुआ था और आज नहीं खड़ा। जिस हाल में मुल्क था, और आपको पता है कि हर 5 साल के बाद तो मुल्क तकरीबन दिवालिया होने के करीब आ जाता है। और अब जब से हम गए हैं उसके बाद से जो हालात हैं वो भी आवाम के सामने हैं। अगर वो इसके ऊपर अपना दामन बचाना भी चाहते हैं तो पिछले जो कई डेकेड्स की हिस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान की ना तो कोई एक्सपोर्ट बढ़ी, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ता गया, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल बेस वीक होती गई, उसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? इन्हीं दो जमातों पे डालेंगे ना, जो पाकिस्तान में बारी बारी आती रही और एक दूसरे से इक़्तिदार लेती रही। देखिए, मैं काफी दफा मैंने काफी दफा ये कहा है कि आई डोंट नो ये आप लोगों की पार्टी इसको कैसे देखेगी। मैं तो ये कहता हूं कि 2002 से लेके 22 तक जो है जितनी भी 4 हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं ना, उसके ऊपर एक कमेटी बनाए या कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाए, व्हाटएवर, वो डिटरमिन करे कि किस गवर्नमेंट ने कितने कर्जे लिए और उन कर्जों को कहां पे इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हम लोन्स लेते रहे हैं, वेयर दैट मनी हैज बीन स्पेंड, क्या पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, उसकी वेलफेयर के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, यानी क्योंकि उसका स्यापा आज पूरी कौम जो है वो 22 करोड़ आवाम जो है वो भुगत रही है। दूसरा, मुझे ये बता दें कि ये जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी हमने कमेटी बना दी है और ये सारा जो लिए गया ये ज़मीनों का जो चक्कर हुआ है, जिसमें वो एक तो अलकादर ट्रस्ट को वो कह रहे हैं कि उसमें साइन जो है सिग्नेचर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी एहलिया के हैं और दूसरी तरफ फरा साहिबा के हैं। इस इल्ज़ाम को या व्हाटएवर यू कॉल इट, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? पीटीआई कैसे डिफेंड करेगी? अच्छा, दोनों बातें मैं आपको दोनों पे फर्दन बात करता हूँ। देखिए, आपने जो पहले बात की है, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ऐसी क्रेडिबल जो डेटा है वो लोगों के सामने आना चाहिए जो तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल हो। क्योंकि अब मसला ये है कि बहुत ज़्यादा जो कर्जा है वो हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पीछे इतने कर्जे बन चुके हैं कि उनको पे ऑफ करना होता है। तो ये बिल्कुल ये जो फैक्ट्स हैं ये लोगों के सामने रखने चाहिए कि आपका जो ये कर्जे का एक इतना बड़ा अंबार बन गया है पाकिस्तानियों के ऊपर, इसके पीछे कौन लोग हैं, ताकि लोगों के आगे ये हकीकत आए। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं आपको पीटीआई के बिहाफ पे ये बता रहा हूँ कि हमने जो कर्जे लिए उसमें से मेजॉरिटी जो कर्जे थे वो पिछले कर्जे पे ऑफ करने के लिए थे। बहरहाल जिन नंबरों की बात है। दूसरी बात आपने आज उस केस के हवाले से की,
पहली बात तो ये है कि इस वक्त राणा सनाउल्लाह ये बाकी लोग हुकूमत में बैठे हैं, कमेटी बनाए, केस बनाए, जो भी बनाए, ये उनका हक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी, जब आपने किसी पे ये साबित करना होता है या इल्ज़ाम लगाना होता है कि जी करप्शन है, तो आपको बेनिफिशियल ओनरशिप जाहिर करनी होती है। ये जो बात प्राइमा फिशाए आप कह रही हैं, मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, हाँ मैं प्रीवी हूँ उनका, लेकिन अगर किसी शख्स ने एक ट्रस्ट पे साइन किया है तो उसका क्या मतलब है कि वो उस ट्रस्ट का मालिक है और वो उस ट्रस्ट को बेच के प्रॉफिट घर लेके जा सकता है सिर्फ इसलिए कि एक शख्स कहीं ट्रस्टी और किसी जगह किसी ने वहां डोनेट किया, वो घर तो नहीं लेके गया। या तो आप ये कहें कि जी ये जमीन जो है फलाने शख्स को गिफ्ट कर दी गई या उनके नौकरों के अकाउंट में पैसे आ गए, जैसे शहबाज शरीफ साहब का केस है। लेकिन ये कहना कि कोई शख्स क्योंकि किसी इदारे का, खैराती इदारे का ट्रस्टी है और उसको वो जमीन गई है, क्या लेकिन वो सांसद, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दे आर रिलेटिंग इट विद द मनी जो कि बरतानिया से आई और जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट उसमें अकाउंट में चली गई, और वो भी एक लाइबिलिटी एडजस्टमेंट है, यानी वो पैसा भी उन्होंने बैरियर टाउन वालों ने जो पे करना था उन्हीं के अकाउंट के अंदर वो चला गया। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो 50 अरब रुपए आने चाहिए थे, जो बकौल इनके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 5 अरब जो है उसमें से कोई कट इनको मिला मुबैना तौर पे, और बाकी पैसा जो है, और उसकी कोई डिटेल नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे किसने साइन किया वहां पे, और वहां पे ना कोई अटॉर्नी जनरल का नाम है, लॉ मिनिस्ट्री का नाम है। इसको कैसे पीटीआई की गवर्नमेंट डिफेंड करेगी? मैं वहीद साहब इस पे ये कहूंगा कि देखिए इस बात जो बात है ना, इसके 2-3 हिस्से हैं। पहली चीज ये है कि ये पैसे क्यों आए थे, कैसे आए थे, क्या हुआ। मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां पे जो मलिक रियाज साहब का केस था, जो यूके गवर्नमेंट थी उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, उन पे वो क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते थे। सिविल सेटलमेंट थी कि ये पैसे आपके मुल्क में भिजवाएंगे और फिर उस मुल्क की डिस्क्रेशन होती है कि जैसा मर्जी आपके साथ वो मामला कर लें। दूसरी बात यह कि उस पर काबीना का फैसला है, वो पैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हैं, और मेरी जाती राय है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी होती तो जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पैसे दिए जा रही है तो वो भी उस पर आवाज उठाते। लेकिन बहरहाल मैं ट्रांसपेरेंसी के हक में हूँ, इसमें बात हो बिल्कुल हो। इसको उस बात से जोड़ना जिसका जो मेरे लम्बे नहीं, लेकिन उस बात से जोड़ना कि किसी और जगह वो एक ट्रस्ट के वो ट्रस्टी हैं और वहां पे मलिक साहब ने या उनकी कंपनी ने या किसी ने पैसे दिए हैं, इन दो बातों का आपस में क्या ताल्लुक और उनका जाती फायदा क्या, आप मुझे बताएं। यानी वो बेसिकली ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि आपने उनको बेनिफिट दिया, उन्होंने उसके नतीजे में आपको इतनी ज्यादा जमीन जो है 600 कनाल जो है वो 650 कनाल आपको दे दी। दिस इज व्हाट दे आर इम्प्लाइंग एट द मोमेंट। वो तो अल कादर ट्रस्ट की बात में देखिए, बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होती है, जिससे आप बेनिफिट कर सकें, आपकी प्रॉपर्टी हो, आप उस पर कुछ बना सकें, उसको बेच सकें, उससे प्रॉफिट ले सकें। अगर वो जमीन किसी ट्रस्ट को गई है और सिर्फ उसका कोई ट्रस्टी है, आपको पता है कि ट्रस्ट एक्ट क्या है। ट्रस्ट एक्ट ये तो नहीं कहता कि अगर मैं किसी इदारे का ट्रस्टी हूं तो मैं उसकी जमीन बेच के तो खुद मैं अपने घर ले जाऊंगा। इसमें तो बेनिफिशियल ओनरशिप है ही नहीं, ये तो मजाक है जो उन्होंने किया है। जिन्हीं मैंने वो उनकी जो बात सुनी, मुझे तो प्राइमा फिशाए उस बात के अंदर कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। आप मुझे समझा दें कि अगर एक शख्स किसी ट्रस्ट का, चैरिटी का, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट का ट्रस्टी है, उस ट्रस्ट को अगर कोई चीज मिली तो उसमें उस शख्स का क्या फायदा, और अगर आप समझते हैं कोई फायदा तो बता दें कि वो कोई फायदा लेके गया, और अगर नहीं लेके गया तो ये आप मुझे बताएं, तो फिर ये मजा का खेज बात नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आसाम खावर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर इन चीफ हैं पाकिस्तान अखबार के, और दुनिया टीवी के ऊपर एनालिसिस देते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्टों को सिखाया, अभी तक लोग उनसे सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे ये बताएं कि ये जो पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, बजट जो है वो पेश नहीं किया जा सक रहा, इसकी जिम्मेदार कौन है? मतलब गवर्नमेंट है या अपोजिशन और स्पीकर हैं इसके? देखिए वो सारे हालात तो आपके सामने हैं। यानी आपको मालूम है कि जो कुछ पंजाब असेंबली में होता रहा है, बार बार इजलास मुलतवी हुए हैं, और अब बजट पेश कर रहा है, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए
ताकि हम उनकी गोशुमारी कर सकें। और हुकूमत उनको बुलाना नहीं चाहती। और ये जो मामला है इसको कमेटी बना के उसका सपोर्ट किया जा सकता था, ताकि बजट तो पेश होता ना। तो एक आईनी तकाजा है कि बजट पेश हो और कारोबार मुमलकत चले, लेकिन बजट पेश ना होने देना और पेश की शराइत लगाना, मैंने ऐसा आज तक सुना नहीं है किसी असेंबली में। इस तरह के वाकयात पेश नहीं आए जो हमारी पंजाब असेंबली में आ रहे हैं। तो स्पीकर साहब का रोल जो है, परवेज इलाही साहब तो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनकी फैमिली पूरी, उनका रोल इस सारे मामले के अंदर आप कैसे देखते हैं? क्या वो पीटीआई के हाथों जो है वो, डू यू थिंक कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? पीटीआई वाले जो है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और इमरान खान साहब की जो सोच है या एजेंडा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? नहीं, वो उनको ब्लैकमेल वो क्या होंगे पीटीआई के हाथों? वो तो पीटीआई की तरफ कैंडिडेट थे वज़ारत आला के, और आपको मालूम है कि हमदा शहबाज जो हैं वो मुंतखब हो गए और खुद जो पीटीआई के अरकान जो हैं उन्होंने बगावत कर दी। इसकी वजह से उनको अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं हो सकी। तो वो खुद क्योंकि उम्मीदवार थे और फरीक थे, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और वो चीज़ों को अपने हवाले से देख रहे हैं। लेकिन वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मेरा ख्याल उनको चाहिए कि मामलात को संभालें और बजट पेश होने दें और उसके साथ कोई कमेटी बना दें जो चीफ सेक्रेटरी आईजी के मामलात को भी देखती रहे। तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को जो है अगर किसी कमेटी में ये एग्री कर जाते हैं, मतलब वहां पे उनको बुलाया जाए अगर, तो डू यू थिंक कि उनको हुकूमत को इजाजत दे देनी चाहिए वो पेश हो वहां पे, या हुकूमत नहीं चाहती कि इनको पेश किया जाए वहां पे? देखें, जो गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जो वाकयात पेश आए हैं तो उसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी जो है चीफ सेक्रेटरी पर और आईजी पर डालकर उनकी सरदर्श जो है अपोजिशन करना चाहती है, और हुकूमत जो है उसको ये बात मंजूर नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला कबूल कर रहे हैं और उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। दरअसल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। अगर इसी तरीके से वो पेश हो जाएं और उनके खिलाफ कोई वहाँ मामला जो है तल्ख हो जाए, तो फिर आप देखिए कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो अदारे हैं उनकी हौसला शिकनी भी होगी और मुस्तकबिल के लिए मामला जो हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। ये एक अना का मसला बना लिया गया है। मेरा ख्याल है कि इस पर इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। इन मसाइल को अलग अलग करके देखना चाहिए और बुनियादी अहमियत यह है कि बजट पेश हो और असम्बली जो है अपना किरदार अदा करे और उसको मंजूर करे और मामलात आगे की तरफ बढ़े। इस नंबर के साथ गवर्नमेंट जो है पंजाब की, हमजा साहब की जो गवर्नमेंट है, वो अपना बजट पास कर पाएगी? देखिए, बजट तो जो अरकान असम्बली जो प्रेजेंट और वोटिंग होते हैं वही पास करते हैं ना। इसके लिए कोई टोटल हाउस की मेजॉरिटी की दरकार नहीं होती। सही। तो हमजा साहब इस वक्त तो बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं कई नशिस्तों पर असेंबली के। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमजा साहब के पास अददी अक्सरियत तो है असेंबली में। अगर अददी अक्सरियत उनके पास ना होती तो फिर अपोजिशन इतनी आसानी से अपोजिशन बेंचों पर तमाम बैठती और कायदे इख्तलाफ जो है, तो पैन साहब बन गए हैं तो वो कायदे इख्तलाफ ना बनते। तो फिर उन्होंने हालात देखकर और अपनी गिनती देखकर ये फैसला किया है कि अपोजिशन की क़यादत अब संभाली है। तो मेरा ख्याल है अददी तौर पर तो इस वक्त हमजा जो है वो कम नहीं है और अपोजिशन के पास उनके वोट जो है कम है और उनके ज्यादा है। ये मुझे काइंडली बता दें फाइनली शामी साहब के गवर्नमेंट पंजाब के अंदर अभी तक अदम इस्तेहकाम है और जिसका
मनफी असरात जो हैं ज़ाहिर है कि पंजाब की आवाम जो है वो भुगत रही है। ऑलरेडी मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सेंटर के अंदर भी हम देखते हैं। तो ये इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो PMLN पे पड़ेगी या PTI के ऊपर पड़ेगी? देखिए, अब जिम्मेदारी किसी पर भी आप डाल दें, लेकिन बुनियादी तो जो हमें देखने की है कि मामला चल नहीं रहे हैं। और PTI जो है उसने कौमी असम्बली से तो इस्तीफे दे दिए, मगर सूबाई असम्बली में वो मौजूद है, जहाँ वो बाई इलेक्शन भी लड़ रही है और वो हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में भी है। तो फिर असम्बली के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए और असम्बली को काम करने का मौका देना चाहिए। अपोजिशन जो है, और हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों को दस्तूर के दायरे के अंदर ही तो काम करना होता है। यही उनका इम्तिहान भी है और उनके लिए चैलेंज भी है। ये जो केसेस दहशत गर्दी के PTI के लोगों के खिलाफ बने हैं, डू यू थिंक कि ये कोई अच्छी हिकमत अमली थी पंजाब गवर्नमेंट की? अब देखिए, इस तरह के जो मुकदमा था, आपको पता पाकिस्तान में तो बनते चले जाते हैं। वो जो 2014 का धरना हुआ था, उस वक्त कितने मुकदमे कायम हुए थे, परसों चलते रहे और अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। ये मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उस पर इस तरह के मुकदमात मामूल हैं। उसको तो मेरा ख्याल उस पर तो कोई बहस यही इत्तफाक हो रहा था कि वो मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे। तो मुकदमात अगर वापस ले लिए जाए तो उससे भी हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर मामला फिर उससे आगे बढ़ गया और IG और चीफ सेक्रेटरी जो है उन पर बात आके अटक गई। तो मेरा ख्याल है कि ये मुकदमात कायम करने से या गिरफ्तारियां करने से कुछ हासिल तो नहीं होता ना, तलखी बढ़ती है और तो कोई फायदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान शामी साहब, एडिटर एंड चीफ रोजनामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी। नाज़रीन हमारे साथ थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके हिंदुस्तान में जो कुछ इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से, जहां पे पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है। दो लीडर्स जो थे BJP के, मलहून और उनको बदबख्ती कहा जा सकता है, जिन्होंने रिसालत महाब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, गुस्ताखी की उन्होंने। और उसके बाद हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। बाकी मुस्लिम दुनिया के अंदर भी हमने देखा कि नामली वो ममालिक जिनका हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट के बाकी GCC कंट्रीज़ हैं, कतर है, UAE है, ईरान है, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर शदीद एहतजाज किया। पूरी दुनिया में मुसलमान जो है, जो कलमा गो हैं, वो ज़ाहिर है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से किसी किस्म की गुस्ताखी को कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस पे ना सिर्फ अपनी जान बल्कि औलाद जो है उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। अब सूरत हाल हिंदुस्तान की ये है कि वहाँ पे जो BJP की जो हुकूमत है, जिसने जब से नरेंद्र मोदी जो हैं वो हुकूमत में आए हैं, तमाम जो अक़लियतें हैं वहाँ पे, यानी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सप्रेस करने की पूरी कोशिश की है और उसमें सबसे टॉप पे मुसलमान हैं। कश्मीर को आप देख लें, हिंदुस्तान के अंदर आप मुसलमानों को देख लें, जिस तरह से मसाजिद को शहीद किया जाता है, गाय के नाम के ऊपर आए दिन हम देखते हैं कि लिंचिंग की जाती है नौजवानों की। और ये मुस्कान का जो मामला था, जो एक मुसलमान बच्ची जो है उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसके बाद वहाँ पे ये पर्दे के हवाले से जो मामला शुरू हुआ, जिसमें इवन अदालतें जो हैं अगर हम देखें तो जितने भी मुकदमात अदालतों के पास गए, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने हिंदू होने का जो है वो एक अपना फ़र्ज़ जो है उसको निभाया। आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अब तकरीबन बताया जाता है कि कई मुसलमानों को, नौजवानों को शहीद कर दिया गया है।
सैकड़ों की तादाद में, यानी 500 से 700 के करीब मुसलमान जो हैं नौजवान, उनको अरेस्ट किया गया। मुख्तलिफ हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं, शहर हैं, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस हवाले से, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है कि इस वक्त जो एक तो बीजेपी की अपनी गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है उनकी दोनों हाउसेस जो हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं, और फिर OIC जो है उसका किरदार, और फिर पूरी दुनिया जो इंसानी हकूक़ की बात करती है और मज़हब की आज़ादियों की जो बात करती है, वेस्ट मगरब जो है वो कहाँ पे है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा फैसल साहब, ब्रॉडकास्टर हैं, PTV वर्ल्ड से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर है, यानी लगता है ऐसे है कि एक तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, एक टेररिस्ट स्टेट है जो यानी बंदूक की ताकत के ऊपर और दहशतगर्दी के ज़रिए जो है वो लोगों के बुनियादी मजहबी हकूक़ जो है, इंसानी हकूक़ जो हैं, उनको पामाल कर रही है। देखिए, आज का जो भारत आपको नज़र आता है उसमें जितनी भी पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है वो सारी की सारी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वो भारत है जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है, और ये वही हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो कि जिसमें से कि हमें एक अंसर नज़र आता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। वो क्यों एहसास कमतरी का शिकार है? वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1000 साल तक मुसलमानों ने बरे-सगीर पाको हिंद पे वो काबिज रहे, उनका कब्जा रहा, वो हुकूमत के मराहिल सारे चलाते रहे और किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया जब तक के ब्रिटिश आए। तो वो उनमें जो एहसास कमतरी है वो आज तक नहीं जा पा रहा, और वो आज भी ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों ने उनकी तहजीब को नुकसान पहुंचाया, उनकी अखलाकियात को गालिबन नुकसान पहुंचाया, और इस तरह की वो बहुत सी चीज़ें मनगढ़ंत सी स्टोरीज बना के तो वो पेश करते रहते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी हुआ और इससे पिछले साल भी हुआ कि काफ़ी रोड्स जिनके नाम मुसलमानों पे थे उन रोड्स के नाम चेंज कर दिए गए। फिर आए रोज जगह जगह उनकी मसाजिद में से अचानक कोई उनका योगी उठ के कहना शुरू कर देगा। रिसेंटली वो हुआ है, वाकया हुआ है वहां पे, बिल्कुल। और वो योगी मंदिर में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मंदिर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद एक प्रीमियर एग्जाम्पल है जिसमें कि हमने देखा कि वायलेंस हुआ वहां पे, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और तब से ही हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिसमें कि मुसलमानों की मसाजिद को वेंडलाइज किया जाता है, टॉर्च किया जाता है, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज हैं, घरों को, फिर उनकी शॉप्स को मस्मार किया जाता है, आग लगाई जाती है। अप्रैल में एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को ये मिली कि एक सीरीज ऑफ पूरा बाजार है, उसमें से जो सिर्फ मुसलमानों की शॉप्स हैं वो जली हुई हैं, साथ वाली जो हिंदुओं की शॉप्स हैं वो नहीं जली हुई। इससे आपको वहां पे नफरत का अंसर नजर आएगा। ये नफरत सबसे ज्यादा 2 जगहों पे परसिस्ट कर रही है, और वो यूपी और राजस्थान। राजस्थान का अप्रैल का वाकया, फिर यूपी में तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। और इस तनाजुर में जो कि अभी हालिया दिनों में वहां पे हो रहा है, आपने देखा होगा कि अचानक से वो आते हैं और एक बहुत ही उनकी एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, फातिमा नाम से, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, उनके वालिद बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उनके वालिद उनके घर को मस्मार कर दिया है। बिल्कुल, उनके घर को मस्मार कर दिया है। और सबसे जो सैड रियलिटी है इसके बिहाइंड वो ये है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस सर्व होता है शाम को, और रात को ही उसको पकड़ लिया जाता है उसके वालिद को, और 12:30 बजे के करीब इनको अचानक से ये लगता है कि अगर इसकी बेटी बाहर रह गई तो वो भी हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। 12:30 के करीब एक नया उनके लिए वारंट इशू होता है, और बेटी और मां को भी पकड़ लेते हैं, और अगली सुबह उनका घर मस्मार हो जाता है। दिस इज द लेवल ऑफ लॉ राइट नाउ, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ इन सेकुलर इंडिया, वो इंडिया जिसको सो कॉल्ड सेकुलर कहा जाता है। आज के भारत में आपको ये चीजें देखने को नजर आ रही हैं। लॉलेसनेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि आज भी ऐसी शिकें मौजूद हैं जो कि तमाम माइनॉरिटीज की जो सेंसिटिविटीज हैं उनको सिक्योर करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करने में फेल हो चुका है, या उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जैसा कि आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी और आपने ये कहा
कि भारत की जो आला अदलिया है या कोई भी जजेस हैं वो सब के सब अब सेफ्रनाइज्ड हो चुके हैं। वो सब के सब, उनको भी ये लगता है कि हमारी भी तरक्की का राज यही है कि हम अपने आप को अलाइन करें हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ और बीजेपी के साथ, तभी हम तरक्की करेंगे, अदरवाइज हम तरक्की नहीं कर सकते। राय साहब, मुझे ये बताएं कि एक देखें, एक तो बीजेपी और उसके अपने एक पालतू जो हुंडे हैं वहां पे उन्होंने एक फोर्स कायम की हुई है, एक रियासती इदारों की पुलिस है। अब जितनी भी फुटेज सामने आ रही है उसमें अब कोई आपको सिविलियन वहां पे लोग नहीं, यूनिफॉर्म के अंदर आपको पुलिस दिखाई दे रही है कि वो खड़ी है और खड़े होके खुद जो है लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है, डंडे बरसा रही है और उनकी प्रॉपर्टीज को मिसमार कर रही है। इट मीन्स के ये एक यानी खुद गवर्नमेंट जो है वो ये सारा कुछ कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप पहले तो वो छुप जाते थे ना जी कि ये प्राइवेट लोग हैं, हमें नहीं पता जी, हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब CAA के हवाले से जब वो जो कि मुसलमानों के खिलाफ एक सिटीजन एक्ट आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी जब प्रोटेस्ट किए गए तो उन प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने के लिए जब पुलिस का इस्तेमाल हुआ तो उसमें आपको ऐसे चेहरे नजर आए और जिन्होंने के निकाब पहने हुए थे और साथ में वो जो हिंदुत्व की जो तलवार है वो पकड़ी हुई थी और उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लठ बरदार थे। इसीलिए फिर आपको वो कार्टून्स भी नजर आते हैं जिसमें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं उनको लठ बरदार और साथ में उनको निकाब पहना के दिखाया गया। ये आज के भारत को रिप्रेजेंट करता है जिसमें के गुंडों को और उन गुंडों को जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सबके ऊपर थोपना चाहते हैं, सेकुलर, वो सेकुलर जिसको कि कहा जाता है कि वो सेकुलर भारत है, उसमें उनके हाथ में सारा लॉ एंड ऑर्डर दिया जाता है और वो फिर ऑब्वियसली ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस को भी निशाना बनाते हैं, फिर सिखों को भी निशाना बनाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दलित्स जो कि अपने आईडी कार्ड में अपने आप को हिंदू लिखते हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि वो अछूत है। अच्छा राय साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि वो वॉइसेस जो इंडिया के हवाले से, जिस तरह से आपने कहा कि जी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री विच इन फैक्ट इज नॉट, आज यानी ये पता चल गया है और प्रूफ हो चुका है कि वो हिंदू जो हैं वो अपना एक तसल्लुत उसके ऊपर थ्रू बीजेपी एंड थ्रू देयर गवर्नमेंट जो है वो कायम करना चाहते हैं एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्ट्स एज वेल। वहां पे कुछ ऐसी आवाजें उठती हैं जो कि मीडिया के अंदर हैं, जो कि उनकी जो लिटरेरी लोग हैं या जिनको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल हैं, जो इस हिंदू होने के बावजूद ये आवाजें उठाते रहे हैं, आज वो भी आवाजें आपको डाई डाउन होती हुई दिखाई देती हैं। सो इट मीन्स कि उनका मीडिया भी कंप्रोमाइज हो चुका है, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जो है वो हर एक को अजीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि आज का जो भारतीय मीडिया है वो ऑब्वियसली एक तो जो भी आवाज सेकुलर उठेगी, जैसे कि जॉन दयाल हो गए या काफी सारे बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि इंडिया से ही हैं और वो इंडिया के ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, एंड आई बीइंग पाकिस्तानी आई यूज्ड टू फॉलो देम। उसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो कि आज के भी भारत में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि जब भी वो बोलेंगे तो किसी ना किसी मीडिया हाउस में से उनके खिलाफ कैंपेन शुरू होगी, फिर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू होगी, फिर वही लठ बरदार जो कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस और सिखों और दलित के पीछे भागते हैं लठ लेके, वो लठ लेके उनके घर के सामने जाके पहुंच जाएंगे। ये बहुत से लोगों के साथ वहां पे हुआ है और ऐसे ही जो सेनर वॉइसेस हैं, जिनको कि सेनर वॉइसेस कंसिडर किया जाता है भारत में, उनकी वॉइसेस को ऐसे ही शन किया जा रहा है। आपने बहुत वो देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि सोशल मीडिया पे भी ऐसी ऐसी स्लर्स की जाती हैं कि अगर हम तुम्हारी बेटी के साथ ये कर देंगे और हम तुम्हारी मां के साथ ये कर देंगे। ये सारी चीजें जब आपको नजर आती हैं तो वो एक साइकोलॉजिकली ये उनके साथ खेल रहे होते हैं और ऐसी वॉइसेस जो कि बोलना भी चाहती हैं वो खामोश कर दी जाती हैं। और इसमें सबसे जो भयानक किरदार अदा कर रहा है वो भारतीय मीडिया किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया भी सारे का सारा टीआरपी के ऊपर चलता है, जहां पे के एंटी मुस्लिम और खुसूसन एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स परसिस्ट करते हैं और वही चीज देखने जाहिर है कि वो रेटिंग और सारा बिजनेस उसके अंदर इन्वॉल्व है। वो मुस्लिम ममालिक ने कुछ तो कंडमनेशन की, उनके
डिप्लोमेट्स को बुलाया, बट अभी तक उस तरह की एक सख्त किस्म की वो, क्योंकि उनकी डिमांड ये थी कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो माफी मांगे, वो विच दे आर नॉट रेडी फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या आपका ख्याल है कि ज्यादा सख्त किस्म के वो ले सकती है मुस्लिम वर्ल्ड जो है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं और यही एक एलिमेंट है जो कि वेस्ट के साथ भी कनेक्ट करता है कि अमेरिकन हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वो भी इंडियंस के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे बिकॉज दे हैव गॉट देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, यू वेरी राइट अबाउट इट। और अगर अभी देखा जाए तो जब पाकिस्तान 20 साल के लिए ऑब्वियसली वॉर एंड टेरर लड़ रहा था, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने, खुसूसन रिच गल्फ कंट्रीज ने भारत को टर्न कर दिया इनटू अ ब्रेड बास्केट। वहां से उनके लिए हर एक चीज वहां पे आना शुरू हो गई। एंड यू नो कि वहां पे जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं, जितनी भी वहां पे ट्रेड हो रही है, वो भारत के साथ बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेड हो रही है। जब तक के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को और गल्फ कंट्रीज को कोई अल्टरनेट नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये बहुत बड़ा कोई इकदाम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वहां पे खुद सोशल क्राइसिस आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो सेनर वॉइसेस हैं और जो आम शहरी हैं गल्फ कंट्रीज के भी, वो बढ़ चढ़ के आगे आए। फिर मजबूरन पॉलिसी लेवल पे कंडेमनेशन की गई गल्फ कंट्रीज की जानिब से भी, और यहां से भी देखा गया कि नुपुर शर्मा और जिंदाल ने भी सरसरी सी एक माजरत खाना लहजे में माजरत की, जिसके बाद के गवर्नमेंट ने यह समझा कि सब खैर हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त की जो हुकूमत है भारत की, जब तक वो माफी नहीं मांगेगी, ये स्टांस बरकरार रहेगा और ये विद इन इंडिया जो है मुसलमान जो है वो डाई डाउन नहीं होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहा जाता है कि 62 से 65 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से भारत को जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय शहरी वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो तब ही होगा कि जब दे टेक अ स्ट्रांग। और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के साथ ये भी मैं थोड़ी सी एक ये ऐड करना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया से कुछ साल कबल $40 बिलियन का ऑयल भी इंपोर्ट होता था इंडिया। एग्जैक्टली। सो दे हैव गॉट अ ह्यूज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इंडिया। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो दे आर कंटिन्यूसली सेइंग कि सारे इंडियंस को वापस भेजा जाए, उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो वो वहां पे हैं वो मुस्लिम्स हैं, और ये वो मुस्लिम्स हैं जिनको के भारत ऑलरेडी से अपने मुल्क में कोई नौकरी नहीं दे रहा। बिल्कुल। और ये वो अंडर फाइनेंशियल प्रेशर। बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब, पीटीवी वर्ल्ड से आप मुंसलिक हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है इस वक्त जो सिचुएशन है भारत में मुसलमानों की, उसको आपने एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।